देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है पॉलीमर। अब पॉलीमर के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो आप पूरा अपना ध्यान जो कंसंट्रेशन जो है वो पूरा इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर रखिएगा, क्योंकि जो पॉलीमर है उसमें काफ़ी ज़्यादा 2-3 प्रोसेस है। उस प्रोसेस को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमारे पुटअप किए जा सकते हैं, मेनली 2 मार्क्स के में, 4 मार्क्स में। और इसकी डेफिनेशन, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती, कौन कौन से कंपाउंड मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, इन सब के बारे में जो स्टडी है वो अब हम आगे करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक है पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या होता है और पॉलीमर कैसे बनते हैं, क्या सिस्टम है इसका, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको इसको पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर से कैसे बनते हैं, उन सब के बारे में आपको आसानी से समझा सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम आप देख लीजिए छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल है, मान लीजिए आप छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल ले रहे हैं, तो यानी ये इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल है, तो ये काफ़ी कम रिजिड है, यानी ये लो रिजिड है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है यानी ये काफ़ी कम हार्ड भी है, और ये काफ़ी कम रिजिड भी है, यानी इनकी जो पावर होती है वो पावर काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, ठीक है, एलिमेंट। अब यदि इन्हीं एलिमेंटों को यदि हम एक साथ इन सभी एलिमेंट से, यानी ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है, इस पार्टिकल से यदि कोई एक बड़ा कंपाउंड बना दे, ये वाला, ये इस तरह से अगर यदि हम कोई बड़ा कंपाउंड बना दें, तो ये जो कंपाउंड है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा और काफ़ी ज़्यादा रिजिड और हार्ड होगा। यानी इन सब का पावर, जो आपने देखा होगा ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन में शक्ति होती है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है ये काफ़ी कम पावरफुल है, काफ़ी कम लो रिजिड और लो हार्ड है। तो हम अगर इसको देखेंगे तो इन छोटे छोटे कम पार्टिकल से मिलकर यदि अगर हम एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथ वाला होगा और काफ़ी ज़्यादा हार्ड और रिजिड होगा। तो ये जो प्रोसेस होती है यही प्रोसेस पॉलीमर है। अब आप देख लीजिए इसको क्या कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है, इस छोटे छोटे पार्टिकल को हम कहते हैं एक्चुअली मोनोमर। मोनोमर। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है इसको कहते हैं मोनोमर। और जब इन छोटे छोटे पार्टिकल को आपस में कंबाइन किया जाता है तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और अब हमारे पास ये जो बना है, यानी इन सभी पार्टिकल का जो कंबाइंड होके जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर, ठीक है। तो आप समझ गए इस छोटे से एग्जांपल से कि जो छोटे छोटे मोनोमर होते हैं, छोटे छोटे मोनोमर का पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के बाद हमारे पास क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। यानी पॉलीमर कैसे बनता है, तो बहुत सारे हमारे पास मोनोमर होते हैं, उनसे मिलकर पॉलीमर बनता है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलीमर हो गया। पॉलीमर को कैसे गेन किया जाता है, कैसे ऑब्टेंट किया जाता है। अब आप देखिए पॉलीमर जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर जो होते हैं आप देख सकते हैं पॉलीमर 2 टाइप्स के होते हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास होता है नेचुरल पॉलीमर, और सेकंड जो हमारे पास होता है वो होता है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर जो वो होते हैं जो हमें सीधा नेचर से गेन होते हैं, सीधा नेचर से ऑब्टेन होते हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर वो होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं। यानी इनका मेन सोर्स हो सकता है नेचुरली हमारे पास पॉलीमर हो, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर उन्हें थोड़ा सिंथेटिस करके और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अपन कह सकते हैं हार्ड और रिजिड बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम स्टडी करते हैं नेचुरल पॉलीमर के बारे में। तो देखिए नेचुरल पॉलीमर जो होता है वो क्या होता है, कैसा होता है। तो नेचुरल पॉलीमर जो होता है वो हमें सीधा कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है। सीधा कहाँ से ऑब्टेंड होता है, नेचर से, ऑब्टेंड बाय नेचुरली रिसोर्स, ठीक है। अब कैसा होता है जैसे, तो सबसे पहले अपन नेचुरल रबड़ ले सकते हैं। एग्जांपल में अगर हम देखें तो नेचुरल रबड़, स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च, नेचुरल रबड़, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से एक एग्जांपल के बारे में आपके बुक के अंदर दे रखा है, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं वो कैसे बनता है नेचुरल रबड़।
तो आइए इसका सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल है वो लेते हैं हम नेचुरल रबड़, कि नेचुरल रबड़ कैसे बनता है। इस पूरी प्रोसेस को ध्यान से देखिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। अभी पिछले 1-2 सालों से नहीं पूछी गई है, इसलिए चांस बनता है कि इस साल एग्जाम के अंदर ये से पूछा जाए। तो देखिए सबसे पहले ये नेचुरल रबड़ हमें कहाँ से मिलता है। तो नेचुरल जो रबड़ होता है वो रबड़ जो है वो हमें सबसे पहले, तो आप मान लीजिए ये ट्री है हमारे पास, इस ट्री जो होती है, आप बस देखिए इस ट्री को जब यहाँ से काटेंगे, आपने देखा होगा गाँव के अंदर इस ट्री को काटा जाता है, यानी कट से लगे हुए रहते हैं, तो वहां से इसका एक मिल्क निकाला जाता है, जो ट्री का एक छोटा सा, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी मिल्क कह सकते हैं उसको। तो वो जो इससे निकलता है, इससे जो हमारे पास ट्री होते हैं उनसे हमको क्या होता है, ऑब्टेंट होता है। तो यहाँ से मान लीजिए जो मिल्क टाइप का जो हमारे पास लिक्विड है, उस लिक्विड जो होता है वो, उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे, एक्चुअली लेटेक्स। उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे, लेटेक्स। और वो जो लेटेक्स हमारे पास निकलता है, उस लेटेक्स, जो हमारे पास ये लेटेक्स है, एक्चुअली इस लेटेक्स को हम क्या मानते हैं, आइसोप्रीन। यानी इस लेटेक्स से हमें क्या प्राप्त होता है, आइसोप्रीन। और फिर हम उस आइसोप्रीन के आगे से आगे रिएक्शन करवाते रहते हैं और उसको एक नेचुरल रबड़ के रूप में हम प्रोडक्ट बनाने के लिए हम उसको रिएक्शन करवाते हैं। कुछ उसके अंदर कुछ कंपाउंड मिला के, कुछ एलिमेंट उसके अंदर मिला के, कुछ लिक्विड और केमिकल जो कंपाउंड होते हैं वो उसके अंदर मिला के, और इसको काफ़ी ज़्यादा हार्ड और काफ़ी ज़्यादा रिजिड बना दिया जाता है। तो कैसे, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास कोई ट्री है, उस ट्री का जो मिल्क होता है, यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर जो ऐसा मिल्क जैसा निकलता है, उसको हम लेटेक्स कहते हैं। और ये लेटेक्स जो होता है, एक्चुअली यही हमारे पास क्या होता है, आइसोप्रीन का सोर्स होता है। तो यानी अब हमारे पास जो है वो क्या बनकर बना है, आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन कैसे बना है, जैसे मान लीजिए मैं एक आइसोप्रीन ले रहा हूँ आपके सामने क्या ले रहा हूँ, एक आइसोप्रीन ले रहा हूँ, एक आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर ले रहा हूँ। और ये आइसोप्रीन क्या है, एक्चुअली यही लेटेक्स है। आइसोप्रीन का सोर्स क्या है, ये लेटेक्स ही है, जो हमें कहाँ से मिलता है, ट्री से गेन होता है, ऑब्टेंट होता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप देखिए, जब ये एक आइसोप्रीन का एक कंपाउंड है, ठीक है, ये आइसोप्रीन का एक कंपाउंड है। अब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे तभी तो हमारे पास, क्योंकि हमने डेफिनेशन जो पढ़ी थी पॉलीमर की, कि छोटे छोटे जो मोनोमर होते हैं वो मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं। तो ऐसे कहीं ज़्यादा आइसोप्रीन मिलेंगे तब जाके हमारे पास पॉली आइसोप्रीन बनेगा, ठीक है। और वो जो आइसोप्रीन बनेगा और फिर उसके बाद हम उसके अंदर कुछ केमिकल मिलाएंगे और इसकी वजह से हमें नेचुरल रबड़ मिलेगा। तो आप देखिए कि जब इसके साथ और ज़्यादा आइसोप्रीन इस तरफ और इस तरफ अगर आइसोप्रीन जुड़े हुए तो वो किस तरह से ऐड होंगे, तो यहाँ पे तो आप देखिए डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक ये पूरी फॉर्मूले के अंदर इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई है, लेकिन इसके साथ और ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैलेंसी को कम करना पड़ेगा। तो इधर हम ऐड करेंगे, इधर हम ऐड करेंगे, इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो प्रॉपर्ली हमारे पास क्या है, आइसोप्रीन का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम ब्रेक कर रहे हैं इसको, तो एक बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, तो हम इसको यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि आगे इस तरह जुड़ जाएगा। और यहाँ से अगर यदि हम एक बॉन्ड को कम करेंगे तो फिर ये इस तरह से आगे से हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये जो आइसोप्रीन है हमारे पास, आइसोप्रीन, और ये जो आइसोप्रीन है फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉली आइसोप्रीन बन जाएगा, पॉली आइसोप्रीन बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से हमने इसको ब्रेक किया तो ये बॉन्ड हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसकी वैलेंसी गड़बड़ा गई, क्यों, क्योंकि ये एक तो इससे जुड़ा हुआ है, 2 और 3 ही है, ये जो 1, 2 और 3 ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डबल बॉन्ड कर देंगे, तो इस तरह से ये आगे से आगे आइसोप्रीन जुड़ता हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब ये हमारे पास लिक्विड है, अब ये क्या है हमारे पास, क्योंकि लिक्विड ही तो था हमारे पास लेटेक्स, तो ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। अब जब ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है तो अब हम इसको सॉलिड बनाने के लिए क्या करेंगे, सॉलिड बनाने के लिए इसमें क्या ऐड कर देंगे, एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड H, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कौन सा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये जो आइसोप्रीन है ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब सॉलिड फॉर्म में तो ये आ गया, लेकिन ये जो था हमारे पास सीधा क्या है, यानी अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा जाए कि जो आइसोप्रीन होता है यानी लिक्विड फॉर्म में जो लेटेक्स होता है उसको सॉलिड बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो एसिटिक एसिड को यूज़ किया जाता है।
लेकिन अभी हमारे पास जो आइसोप्रीन है वो सॉलिड बन गया है, लेकिन अभी इसके पास इतना पावर नहीं है कि नेचुरल रबर जो हमारे सामने होता है वो बन पाए। कैसे? या ऐसे कुछ नए चीज़ें प्रोड्यूस कर पाए, इसके अंदर इतना पावर नहीं होता है, यानी काफ़ी कम रिजिड। और इसकी इलास्टिसिटी का मतलब जब हम इसको खींचेंगे तो ये काफ़ी कम मतलब खिंचाव इसके अंदर नहीं आएगा, और साथ में ये काफ़ी कम टेंसाइल होता है। टेंसाइल का मतलब ये है कि अगर यदि हम इसको खींचेंगे तो खींचने के बाद ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें और इससे थोड़ा ज़्यादा सिंथेटिस चाहिए। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इस पूरे कंपाउंड को, यानी ये जो सॉलिड आइसोप्रीन है, सॉलिड आइसोप्रीन को हम क्या करेंगे, सल्फर के साथ गर्म कर देंगे। जो सल्फर होता है, उस सल्फर के साथ हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो सल्फर के साथ गर्म करने के बाद जो हमें मिलेगा, यानी जो आइसोप्रीन जो होता है, जो हमें मिलेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास पूरी तरह से नेचुरल रबड़ बन चुका होगा। और इसको फिर हम इससे कुछ नई चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। और ये जो नेचुरल रबड़ हमें मिलता है, ये बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा हार्ड, और बहुत ज़्यादा इसकी इलास्टिसिटी और बहुत ही ज़्यादा इसका टेंसाइल वाला होता है। यानी अगर हम इसको खींचेंगे तो ये आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा, और फिर हमारे डेली यूज़ के अंदर हम इसे यूज़ ले सकते हैं। तो जब हमने इस सॉलिड आइसोप्रीन को सल्फर मिला के जब गर्म किया, तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं वल्किनीकरण या वल्किनाइजेशन। ठीक है, तो वल्किनाइजेशन क्या होता है, वल्केनाइजेशन। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम वल्किनाइजेशन कहते हैं। तो एग्जाम में कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वल्किनाइजेशन क्या होती है, वल्किनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो आपको फिर यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लाके छोड़ना है। ठीक है, तो आप इसको एक बार और देख लो, मैं एक बार और इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम पॉलीमर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जो पॉलीमर जो होते हैं, यानी वो मोनोमर जो हमारे पास यूनिट होती है, मोनोमर यानी जो सिंपल कंपाउंड होते हैं, उन कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के बाद पॉलीमर हमें ऑब्टेंड होता है। पॉलीमर एक्चुअली दो टाइप से होते हैं, फर्स्ट नेचुरल पॉलीमर और सेकंड जो होता है वो सिंथेटिक पॉलीमर होता है। नेचुरल पॉलीमर जो होता है वो हमें सीधे नेचर से मिलता है, लेकिन कुछ कभी कभी जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं ले सकते, यानी उनको थोड़ा बहुत तो सिंथेटिस करना पड़ेगा, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उससे नई चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नेचुरली पॉलीमर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल रबर होता है, स्टार्च होता है और सेल्यूलोज होता है। नेचुरल रबर, स्टार्च और सेल्यूलोज। अब हमारे बुक के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है नेचुरल रबर का। तो एक्चुअली नेचुरल रबर जो होता है वो क्या है, ये जो आइसोप्रीन होता है, इस आइसोप्रीन का ही पॉलीमर होता है। नेचुरल रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का ही पॉलीमर होता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, तो वो देखिए, जो हमारे पास वृक्ष होते हैं, जो ट्री होती है, उस ट्री की जो छाल वगैरह होती है, उससे जो हम लिक्विड, आप कह सकते हैं मिल्क जैसा एक लिक्विड निकलता है, मैटर निकलता है, उस मैटर को हम लेटेक्स कहते हैं। और एक्चुअली वो लेटेक्स से हमारे पास क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। तो अब ऐसे एक लेटेक्स हमें मिला, ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे लेटेक्स मिलेंगे, तब जाके तो हमारे पास पॉलीमर बनेगा, क्योंकि हम स्टडी पॉलीमर की कर रहे हैं। तो बहुत सारे लेटेक्स, तो ये लेटेक्स के आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर होती है, और इस आइसोप्रीन से और बहुत सारे आइसोप्रीन ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एन लगा देता हूँ, एन का मतलब होता है बहुत सारे इन्फिनाइट हो सकते हैं। अब ये जो हमारे पास आइसोप्रीन बना है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, इसलिए इसको जब सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो इसको सॉलिड आइसोप्रीन बनाने के लिए इसके अंदर एसिटिक एसिड मिला जाता है। और जब हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, तब ये काफ़ी कम लो रिजिड और लो इलास्टिसिटी और लो टेंसाइल वाला होता है, यानी जब हम इसे खींचेंगे तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो इसके अंदर और क्वालिटी डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर सल्फर मिलाकर इसको गर्म कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम वल्किनाइजेशन कहते हैं। और फिर बाद में जो हमारे पास बनेगा वो पॉली आइसोप्रीन बन जाएगा, जिसको हम नेचुरल रबर कहते हैं, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इससे हम कोई भी नई जो प्रोडक्ट है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टडी थी नेचुरल रबर के बारे में। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्टडी अब करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में। सिंथेटिक जो पॉलीमर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जो सिंथेटिक जो पॉलीमर होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। अब देखिए, सिंथेटिक जो पॉलीमर होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं कि ये जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, यानी मैन मेड होते हैं। यानी इंसान जो होता है वो अपने डेली यूज़ के लिए, अपने उपयोग के लिए इन चीज़ों को बनाता है।
तो हालांकि इनका जो मेन नेचुरल रिसोर्स जो होता है वो तो जो इसका सोर्स होता है वो तो नेचुरली हमारे पास रिसोर्स ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनको सिंथेसाइज करके लेबोरेटरी के अंदर कुछ एक नया फॉर्म दे दिया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल जो होता है वो लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है। अब किस तरह से बनाया जाता है, तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इस एग्जाम्पल जो होते हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर्स है ना, क्लॉथ, प्लास्टिक, और जो सिंथेटिक जो होते हैं रबड़, वो रबड़ इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में। तो देखिए आर्टिफिशियल फाइबर कितने टाइप के होते हैं। आर्टिफिशियल जो फाइबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में स्टडी करते हैं। तो आर्टिफिशियल जो फाइबर होते हैं वो जैसे नायलॉन जो 6 होता है, टेरिलिन होता है, वो कुछ एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दे रखा है। एक तो नायलॉन 6 भी होता है, एक नायलॉन 6 भी होता है, और एक टेरिलिन होता है, रेयन होता है, और रेयन को ही हम नेक्रोन कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जिस तरह से हमारे पास नायलॉन है, नायलॉन 6, फिर आपको दे रखा है टेरिलिन, और फिर दे रखा है रेयन। तो ये 3-4 एग्जांपल ही आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक देख लीजिए, जो पॉलीमर होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल पॉलीमर होता है, सेंटर जो होता है, सेकंड सिंथेटिक पॉलीमर होता है। सिंथेटिक जो पॉलीमर होता है वो मेन क्या करता है कि यानी इंसान क्या करता है, अपने आर्टिफिशियल यूज़ को मेक करता है और अपने डेली यूज़ में उसको लेता है और उससे नई नई चीज़ें प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली इनका जो सोर्स होता है वो तो काफ़ी नेचुरली होता है, लेकिन इनमें नेचुरल हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इनके अंदर कुछ लेबोरेटरी के अंदर कुछ केमिकल वगैरह मिला के और इनको सिंथेटिस कर दिया जाता है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर जो होते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में। तो आर्टिफिशियल फाइबर की जो एग्जांपल है नायलॉन 6, टेरिलिन और रेयन। तो अब हम स्टडी करते हैं नायलॉन 6 के बारे में। नायलॉन 6 के बारे में। तो नायलॉन 6 क्या होता है, तो देखिए ये जो नायलॉन 6 जो है वो 2 कंपाउंड से मिलकर बनता है। अब वो दोनों कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट होता है एडिपिक अम्ल, एडिपिक एसिड, और सेकंड जो होता है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। ठीक है, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और ये बनता कैसे है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम के अंदर इसके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, इसकी प्रोसेस पूछी जाती है, तो यहाँ आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और आप देख लीजिए एक बार बनता कैसे है। तो सबसे पहले जो होता है वो एडिपिक एसिड होता है। अब एडिपिक एसिड कैसे बनता है तो वो आप देखिए, एडिपिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हमारे पास, OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर से चलेंगे तो OH बोले ऐसे लिख दो, आप कोई दिक्कत नहीं, OH भी लिख दो और HO भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट CH2, ये अंदर जुड़ रहा है ना, ये 2 सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आगे जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड OH, और ये भी OH। ये जो स्ट्रक्चर थी, ये स्ट्रक्चर है हमारी एडिपिक अम्ल की, एडिपिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो हम ऐड करेंगे वो क्या ऐड करेंगे, तो आप इधर देखिएगा, डाईएमीन है, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो वो देखिए कैसे होता है, NH2। ठीक है, नेक्स्ट CH2, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन CH2 6, और ये भी NH2, और इसको हम ऐसे कर देंगे। अब आप देखिए ये जो एडिपिक अम्ल है और ये हमारे पास क्या है, हेक्सामेथिलीन, मेथिलीन डाईएमीन, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट इसी में फॉर्मेट करूंगा किस तरह से, तो आप देखिए ये हमारे पास क्या है, एडिपिक अम्ल, ये हमारे पास क्या है, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो ये तो बहुत सारे कंपाउंड होंगे, हम पॉलीमर बना रहे हैं ना, तो इसमें एक ही नहीं लेंगे, एक में तो अपन समझ रहे हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसलिए हमें इसके आगे क्या लगा देता हूँ, N लगा देता हूँ, इसके आगे मैं N लगा देता हूँ। ठीक है, क्लियरली। अब आप देखिएगा जब ये दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे तो किस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा और किस तरह से ये रिएक्शन करेंगे, तो उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो देखिए अगर ये कंपाउंड इससे जुड़ेगा तो आप ये देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, OH आ रहा है, ये OH,
अब ये NH2 है, तो इस NH2 को यदि मैं ब्रेक करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं NH2 को, NH, ठीक है। तो यहां से एक H ब्रेक हो गया, तो OH और H, तो ये क्या हो गया H2O, यानी वाटर यहां से क्या हो गया, रिलीज हो गया। सेम प्रोसेस अब आगे ये किसी अगर ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का ये मोलिकुलर आगे किसी एडिपिक एसिड के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे भी एक H कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, उस स्ट्रक्चर को मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ से लीजिए OH है, तो यहाँ से गायब हो जाएगा भैया, क्या गायब हो जाएगा, ये OH ही गायब हो जाएगा डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि लास्ट वाले के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये लास्ट वाले के साथ रिएक्शन कर लेगा इसके साथ, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, तो C डबल, और यहाँ पे ऐड हो रहा है इसलिए C डबल बॉन्ड O, ये C2H4 CH2 4 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये पूरा निपट गया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, ये H ये OH निपट गया, तो हमारे पास क्या बचा हमारे पास, बताइए, NH, ये क्या बचा CH2 6, और मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है, आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। और फिर ये क्या बचा हमारे पास, NH। इस तरह से ये हमारे पास पूरा फॉर्मेट बन गया। और फिर ये बहुत सारे मोलिकुलर जुड़ रहे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, N लिख दूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बना है इसी को हम क्या कहते हैं, नाइलॉन 6 कहते हैं। अब आप देखिए इसमें रिलीज क्या हुआ, तो H2O रिलीज हो गया, तो प्लस H2O। अब H2O कितने हैं, तो कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो N लेके चला है, तो यहाँ पे हम N लिख देंगे, तो वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट यदि इसके यूजेस की बात करें हम, तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखिए सबसे पहले इसका जो यूज होता है, यानी जो हमारे पास मशीन होती है उनके गियर बनाने में, उनकी बीयरिंग बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज कहाँ किया जाता है, टायरों में। और जो फाइबर्स होते हैं, जो रोप्स होते हैं, यानी रस्सियाँ जो होती है, ब्रशेस जो होते हैं, ब्रश यानी कि जो पेंट करने के जो ब्रश काम में आते हैं, उन ब्रश के अंदर जो पेंट करने का जो ब्रश काम आता है उसके अंदर जो आपने देखा होगा ना कपड़े की वो लगी सी रहती है, तो वो जो रेशेस जो बनते हैं फाइबर्स, वो हमारे पास नायलॉन 6 के बनते हैं। तो इस तरह से हमारा नायलॉन 6 का टॉपिक जो है वो कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टेरिलिन। देखिए टेरिलिन क्या होता है, तो टेरिलिन कैसे बनता है, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि नायलॉन 6 जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है, ठीक है। तो नायलॉन 6 किससे बनता है, तो वो जो हमारा है सबसे पहले एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाई एसिड जो होता है उससे मिलकर बनता है। तो इन दोनों चीज़ों का फॉर्मूला बना के आपसे प्रोसेस भी पूछी जा सकती है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि नायलॉन 6 कैसे बनता है और टेरिलिन जो होता है वो कैसे बनता है। तो टेरिलिन जो होता है उसको देखते हैं अपन वो कैसे बनता है। तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारे पास टर्थिलिक एसिड। उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये नेक्स्ट देखिए, ये टर्थिलिक एसिड है, ठीक है। अब टर्थिलिक एसिड के साथ क्या ऐड होता है, तो वो होता है एथिलीन ग्लाइकोल। और एथिलीन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CH2 और OH, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे अपन स्टडी कर देते हैं टर्थिलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल, ये दो कंपाउंड मिलकर टेरिलिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रोसेस कैसे होती है, तो ये भी N क्योंकि बहुत ज़्यादा है। और प्रोसेस जो होगी वो होगी कौन सी, कंडेंसेशन। हमने नायलॉन 6 में भी कंडेंसेशन से बनता है। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है इनको काफ़ी ज़्यादा आपस में मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद यानी केमिकल रिएक्शन के बाद इसको आपस में मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद इससे हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो कंडेंसेशन के द्वारा बनती है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये इसकी स्ट्रक्चर भी देखिए, सबसे पहले यहां से उठाइए, तो ये OH है। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या कैसे इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, तो ये OH उठाइए, यहाँ से H उठा दीजिए। तो ये जब आगे वाले से जुड़ेगा, यानी ये आगे वाले से जुड़ेगा इस तरफ और ये इस तरफ, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, OH उठा देंगे,
ठीक है। और इधर से हम क्या उठा देंगे, H उठा देंगे। बाकी इसको ऐसा कैसे लिख दो, और ये OH जो है वो H2O बन गया, ये भी H2O बन गया। H2O हमारे पास रिलीज हो जाता है और फिर हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास टेरिलिन बनेगा। तो देखिए वो कैसे बनता है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बचा, O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, O बचता है कि OH, सॉरी यहाँ से उठाइए आप, ये OH उठा लिया तो ये H रह गया, ठीक है। और नेक्स्ट है यदि यहाँ से हम उठाएंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो यहाँ से OH उठा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम H उठा रहे हैं, तो इसका हमें क्या उठाना है, सिर्फ H उठाना है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या उठा रहे हैं हम, ये पूरा OH उठाएंगे क्योंकि इसका एक बार H उठा लिया, तो अब अगली बार इसका क्या उठाएंगे, पूरा OH उठाएंगे। और इसका OH उठा लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से क्या उठाएंगे, OH उठाएंगे। OH उठा लिया तो यहाँ से क्या उठा लेंगे अपन, H उठा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए, अब ये OH उठा लिया तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इस तरह से C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे क्या बचा, बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास क्या है, यहाँ से ले लो सीधा O, ये CH2 और ये भी CH2, और ये हमारे पास क्या बचा O, और फिर ये क्या हो जाएगा, आगे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे क्योंकि बहुत सारे जुड़े हैं। फिर साथ में हमारे पास रिलीज क्या हुआ, NH2O रिलीज हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन गया, आ गया टेरिलिन। तो इस टेरिलिन को हम क्या कहते हैं, डेक्रोन भी कहते हैं। टेरिलिन को हम क्या कहते हैं, डेक्रोन, ठीक है। अब आप देखिए टेरिलिन कैसे बनता है, तो टेरिलिन जो होता है वो टरथेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल का क्या होता है, पॉलीमर होता है। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, टेरिलिन। अब कैसे बनती है रिएक्शन, तो ये स्ट्रक्चर पूरी आपके सामने है, आप बुक में भी देख सकते हैं इसको और आसानी से समझ सकते हैं इसको। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किन किन से मिलकर बना है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब इसका यूज़ जो है वो यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले देखिए क्लोथ्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेल ऑफ बोट्स होती है, यानी बोट की जो सेल होती है, सेल का मतलब होता है कि उसकी जो नाव की जो जिस तरह से ये नाव है और इसकी जो पाले बनी होती है, काफ़ी स्ट्रेंथ बनाना होता है, काफ़ी हार्ड बनानी होती है, तो वो टेरिलिन की बनती है। साथ में जो हमारे बेल्ट होते हैं, मैग्नेटिक जो टेप्स होती है, वो सारी चीज़ें, और उसके साथ जो फिल्म वगैरह ये होती है, ये सारी बनाने के लिए इस टेरिलिन का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये हमारा जो टेरिलिन का टॉपिक है वो कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो रेयन। नेक्स्ट देखिए, जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है वो है रेयन। रेयन, अब रेयन को कैसे बनाया जाता है, तो वो आप देखिए सिंपल सी प्रोसेस है। जो हमारे पास पेज होते हैं, ठीक है, पेज यानी हमारे पास जो पेज है, कागज, जिसे हम क्या कहते हैं, कागज, उन कागज को क्या किया जाता है, कागज के अंदर एक्चुअली होता क्या है, सेल्यूलोज। कागज के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो उन पेजेस को क्या किया जाता है कि पेज होते हैं, अब उनके ऊपर अपन ने लिख रखा है तो वो हमारे सामने क्या है, वेस्टेज है, लेकिन एक्चुअली वेस्टेज नहीं है। जब इससे रेयन बनाया जाता है तो रेयन कैसे बनता है वो चीज़ देखिए आप। तो ये जो पेज होते हैं, अब इन पेजों के तो वैसे तो वेस्टेज होता है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शाई वगैरह से हमने लिखा हुआ रहता है इंक से, तो इसको किस तरह से सिंथेटिस करके रेयन बनाते हैं वो प्रोसेस देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्बन होता है, ये जो पेज होते हैं, इन पेज को क्या किया जाता है, भिगोया जाता है। और किस में भिगोया जाता है, तो इसके अंदर क्या मिला दिया हमने, सेल्यूलोज के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसको मिला देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा, क्लीन, ठीक है। ये जो सेल्यूलोज है वो इस तरह क्लीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो इंक है, उस पेज की जो इंक है वो इंक खत्म हो जाएगी और वो साफ होके और हमारे पास ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम इसके अंदर क्या मिलाते हैं, तो वो चीज़ देखिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास क्लीन, जो हमारे पास सेल्यूलोज बन गया, क्लीन सेल्यूलोज, इस क्लीन सेल्यूलोज के अंदर हम क्या मिलाते हैं, CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड।
कार्बन डाइसल्फाइड को हम जब इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये जो क्लीन सेल्यूलोज है इसका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बन जाता है। अब फिर इस सॉल्यूशन को क्या किया जाता है कि छोटे छोटे जो हमारे ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक पॉट्स ले लीजिए, यहाँ पे कोई बर्तन वगैरह ले लीजिए आप, इसके अंदर क्या होता है लिक्विड, इसके अंदर क्या होता है लिक्विड H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस सॉल्यूशन को इसके अंदर एक ये छोटी मान लीजिए आप जैसे एक जाली है, इस जाली, ठीक है, और इस जाली के अंदर क्या है, छोटे छोटे छेद हैं, छोटे छोटे होल है इसके अंदर। तो इस सॉल्यूशन को इस होल में से गुजारा जाता है और फिर तनु जो हमारे पास ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है लिक्विड H2SO4 इसके अंदर डाला जाता है। तो इससे जो इसके रेशे जो बनेंगे, यानी इसके अंदर डाल दिया और फिर डाल के जो इससे जो इसके क्या हो जाएंगे, ये जो हमारे पास सेल्यूलोज था वो सेल्यूलोज के क्या बन जाएंगे, फाइबर बन जाएंगे। और यही जो फाइबर जो है वही हमारे पास क्या है, रेयोन है। ठीक है, तो आप इसकी प्रोसेस को समझ लीजिए। सबसे पहले जो हमारे पास पेज होते हैं, कागज, उनके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। मैंने बता रखा है आपको लास्ट ईयर क्लास के अंदर कि जो कागज होते हैं उनके अंदर सेल्यूलोज होता है, कार्बन होता है। तो उस कागज को जब वो हमारे पास वेस्टेज होते हैं उसके अंदर इंक वगैरह रहती है, तो उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मिला दिया जाता है, जिससे वो जो सेल्यूलोज है वो क्लीन हो जाता है। फिर उसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाया जाता है, जिससे इसका सेल्यूलोज का क्या होता है, सोल्यूशन बन जाता है, सेल्यूलोज का सोल्यूशन बन जाता है। और सेल्यूलोज का सॉल्यूशन बनने के बाद इस सॉल्यूशन को छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उन होल्स में से गुजार कर और इसको लिक्विड H2SO4 में मिलाया जाता है, जिससे जो हमारे पास क्या होता है, फाइबर बन जाते हैं। और वो जो फाइबर जो बनते हैं वही हमारे पास क्या है, एक्चुअली वही रेयोन है। तो इस तरह से रेयोन का फॉर्मेशन होता है। अगर इसके यूजेस को देखा जाए तो ये किस यूज में आता है, तो जो हमारे पास क्लॉथ्स होते हैं, रेसेज होते हैं, और उसकी यूज में आता है। थ्रेड्स होते हैं, कारपेट वगैरह होती है, दरिया वगैरह, तो इनको बनाने के लिए रेयन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिक। आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में हमने स्टडी कर ली, जिसके अंदर नायलॉन 6 के बारे में, टेरिलिन के बारे में, टेरिलिन को डेक्रोन कहा जाता है, और फिर रेयन के बारे में हमने स्टडी की। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को हम लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले प्लास्टिक जो होते हैं वो प्लास्टिक किस तरह के होते हैं, तो एज ए एग्जाम्पल अपने को दे रखा है फर्स्ट पॉलीथीन। पॉलीथीन, अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर है कि पॉलीथीन यानी पॉलीएथीन, और पॉलीन तो उनके नाम के आगे जुड़ जाता है जब पॉलीमर बनता है। तो किसका पॉलीमर है ये, एथीन का। तो यानी एथीन जो होती है, यानी एथीन, उस एथीन को क्या किया जाता है, उस एथीन का जब हम किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देते हैं, और टेम्परेचर देने के बाद पॉलीमराइजेशन जो इसकी प्रोसेस होगी, पॉलीमराइजेशन, उस पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के बाद हमारे पास क्या बनेगी, पॉलीथीन बनेगी, पॉलीथीन। ठीक है, अब कैसे बनती है, तो एथीन, एथीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 इधर है और 2 इधर है, तो ये हमारे पास पॉलीथीन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे N लिख दो। ठीक है, अब ये पॉलीथीन जो एथीन है, तो ये पॉलीथीन कैसे बनेगी, तो इसका एक बॉन्ड जो है वो अपने को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये दोनों वैलेंसी इस तरफ जुड़ जाएगी, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, ये CH2 और ये वैलेंसी भी इधर जुड़ गई, ये वैलेंसी इधर जुड़ गई, इसलिए यहाँ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, और यहाँ पे हम N लगा देंगे क्योंकि बहुत सारी एथीन मिलकर पॉलीथीन बनाती है इसलिए। तो ये पॉलीमराइजेशन हो गया। और अगर यदि हम इसके यूजेस देखें, और इस तरह से जो हमारे पास जो पॉलीथीन बनती है, यानी ये जो प्लास्टिक बनता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होता है और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और अगर यदि इसके यूज़ देखा जाए तो जो पॉलीथीन जो बैग्स वगैरह बनाने में और जो मोल्डेड आर्टिकल होते हैं, यानी किसी चीज़ को रखने के काम में जो आते हैं, मोल्डेड आर्टिकल्स जो होते हैं, ट्यूब वगैरह जो होते हैं, और साथ में जो पाइप्स होते हैं, पाइप वगैरह, ट्यूब वगैरह और मोल्डेड जो आर्टिकल्स है, बैग्स है, ये बनाने में इस पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है हमारे पास PVC। ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको हम क्या कहते हैं, PVC भी कहते हैं। फुल फॉर्म जो इसकी, शॉर्ट फॉर्म जो होती है इसकी, वो फुल फॉर्म तो ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड,
वाइनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो पीवीसी होती है। अब ये कैसे बनता है, तो ये विनाइल क्लोराइड से बनता है, क्योंकि विनाइल क्लोराइड का के छोटे छोटे जो मोनोमर होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं। तो अभी इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, देखिए क्लोराइड का मतलब इसके अंदर क्या है, क्लोराइड तो है ही है, तो साथ में देखिए इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो CH2 डबल बॉन्ड CHCl होती है। इस तरह से हमारे पास विनाइल क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर होती है। अब इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, पॉलीमराइजेशन होने के बाद और पॉलीमराइजेशन होने के बाद ये जो ब्रेक होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए N, यानी बहुत सारे हमारे पास क्या है, वाइनिल क्लोराइड है, और यहाँ पे जब इसका ब्रेक डाउन करेंगे हम, तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी CH, और ये हो जाएगी हमारे पास Cl, और इस तरह से हमारे पास जो ये बना है, ये बना है PVC। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीवाइलिन क्लोराइड कहते हैं। अब आप देखिए कि इसका जो यूजेस जो है, इसकी क्या क्या यूज़ है, तो यूज़ देखिए। अब सबसे पहले जो पाइप्स होते हैं, शूज वगैरह होते हैं, स्लीपर वगैरह होते हैं, यानी हमारा जो रेन कोट है, टॉयज़ वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड टॉपिक, वो है इसको हम कह सकते हैं पान, यानी पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, सॉरी ये पान है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, और इसको हम क्या कह सकते हैं, और ओरलोन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट अब ये बनता कैसे है, तो ये किसके एक्रिलो नाइट्राइल जो होता है, उसके एक्रिलो जो नाइट्राइल होता है, यानी हमारे पास एक्रिलो नाइट्राइल कह सकते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं, विनाइल साइनाइड। विनाइल जो साइनाइड होता है उसके बहुलकीकरण से, उसके पॉलीमराइजेशन से ही बनता है। तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए हमने स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे देखी थी, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, इसको हमने क्या कह दिया, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब तो हमारे पास ये क्या है, विनाइल साइनाइड है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे CH और ये डबल बॉन्ड CN, ये हमारे पास क्या हो गया, साइनाइड हो गया। तो ये साइनाइड, ये क्लोराइड, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, तो ये चीज़ देख लेना आप। अब इसके फॉर्मूले को हम लिखेंगे, तो ये होता है इसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CN, यहाँ पे हमने N ले लिया। यही सेम प्रोसेस पॉलीमराइजेशन की, उस प्रोसेस के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है हमारे पास उसका ब्रेक हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नेक्स्ट CN। ये हमारे पास जो बना है वो बनाया पूरी तरह से पान, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, और जिसको हम क्या कह सकते हैं, ओरलोन। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ जो है वो स्वेटर वगैरह में, वूल वगैरह में है, और हम ये कह सकते हैं जो हमारे पिलोज होते हैं या जो कजन्स होते हैं उनमें बनाने में, यानी तकिए गद्दे जो बनाने में है, गद्दे और तकिए जो है वो बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारे पास पान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो 4 पॉइंट है वो है पॉलीस्टाइरीन। देखिए पॉलीस्टाइरीन कैसे बनता है, अभी तक हमने जो स्टडी की थी वो स्टडी किस किस के बारे में की, तो सबसे पहले हमने स्टडी की पॉलीथीन के बारे में, फिर हमने PVC के बारे में, फिर पान के बारे में हमने स्टडी की, फिर अब पॉलीस्टाइरीन के बारे में स्टडी करते हैं। तो पॉलीस्टाइरीन जो होता है वो विनाइल क्लोराइड आपने देख लिया, विनाइल साइनाइड आपने देख लिया। अब आप देखिए विनाइल स्टाइरीन, यानी जिसको अपन बेंजीन कह सकते हैं, विनाइल बेंजीन से मिलकर ये बनता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है वो देखिए, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है, विनाइल बेंजीन या विनाइल स्टाइरीन भी इसको कह सकते हैं, या विनाइल स्टाइरीन इसको कह सकते हैं। तो देखिए कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले आपने देखिए ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे अपन लिख देंगे C6H5, और ये जो C6H5 है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये जो हमारे पास बेंजीन है तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना सकते हैं इस तरह से। एक्चुअली ये O इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, उसको डायरेक्टली शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए डायरेक्टली शो करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है पेरोक्साइड जो होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंट, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाई जाती है। तो इससे जो हमारे पास है वो इस तरह से हमारे पास पॉलीस्टाइरीन बन जाता है, CH2 CH
और C6H5 और C6H5। यहाँ देखिए सिर्फ ब्रेक के हमारा जो बॉन्ड है उसी को ब्रेक करना है, बाकी सारा काम हमारा ऐसे ही हो जाएगा। तो ये इस तरह से विनाइल जो बेंजीन है, तो इससे हमारे पास क्या बन गया, विनाइल स्टाइरिन से हमारे पास क्या बन गया, पॉलीस्टाइरिन। तो ये हमारे पास क्या था, पॉलीस्टाइरिन था, पॉलीस्टाइरिन। ठीक है, अब इसके यूजेस को देखा जाए तो ये किस किस काम में आता है। तो जो हमारे पास जो चाय के कप्स जो होते हैं, यानी जो टी के कप है, और जो हमारे पास बोतल के जो कैप है वो बनाने में, और रेफ्रिजरेटर के जितने भी पार्ट होते हैं वो बनाने में, और जो वॉल टाइल्स होती है यानी दीवारों की जो टाइल्स है वो बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और जितने भी सारे पैकिंग मटेरियल होते हैं उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है पॉलीस्टाइरिन का। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जितने भी ये प्लास्टिक थे वो सारे प्लास्टिक कंप्लीट हो चुके हैं। चारों प्लास्टिक हमने पढ़ लिए, तीनों हमने क्या पढ़ लिए, आर्टिफिशियल फाइबर पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं सिंथेटिक रबड़। तो सिंथेटिक रबड़ क्या होता है वो देखिए। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सिंथेटिक रबड़ के बारे में। तो देखिए सिंथेटिक जो रबड़ होता है वो क्या होता है। सिंथेटिक जो रबड़ होता है, सिंथेटिक रबड़ वो मेनली देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास ब्यूना एस, जिसको हम कहते हैं ब्यूना एस। एक होता है हमारे पास ब्यूना एन। देखिए ब्यूना एस जो होता है वो 1,3 ब्यूटाडाइन, जो हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन जो होता है, ये भी हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन। इसमें अब देखिए ये एस है तो एस से ले लो आप स्टाइरिन, और ये हमारे पास एन है तो इससे ले लो एक्रिलो नाइट्राइल। तो एक्रिलो जो नाइट्राइल होता है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो सिंथेटिक रबड़ होता है वो सिंथेटिक रबड़ कैसे बनता है। तो सिंथेटिक रबड़ तो लेबोरेटरी के अंदर सिंथेटिस किया जाता है, और ये कितने टाइप का होता है, ब्यूना एस और ब्यूना एन, 2 टाइप्स का होता है। ब्यूना एस कैसे बनता है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन में हम स्टाइरिन को मिला देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ब्यूना एस बन गया। इसकी प्रोसेस आपको नहीं बता रखी है, लेकिन मैं आपको इसकी प्रोसेस जो बुक में नहीं दे रखी है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर ब्यूना एन जो होता है ये 1,3 ब्यूटाडाइन, और इसके अंदर वो एक्रिलोनाइट्राइल मिला दिया जाता है। तो देखिए एन का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल और एस का मतलब स्टाइरिन, और इस तरह से ये ब्यूना एस और ब्यूना एन हो गया। अब देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन की क्या प्रोसेस होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको लेना है 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। देखिए ये लिखिए स्ट्रक्चर 2,3 डाइमेथिल। अब जाइए नोमेनक्लेचर में, नोमेनक्लेचर करना है आपको यहाँ पे। तो 1,3 ब्यूटाडाइन, ये पूरा एक नेम है हमारे पास जिसकी स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए क्या है, ब्यूट यानी कितने कार्बन है, ब्यूट यानी कितने कार्बन है, और कार्बन हमारे पास कितने हैं, 4। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो ये देखिए 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन हमने ऐड कर दिए। तो ब्यूट यानी 4 कार्बन तो हो गया। अब आप देखिए डाई इन का मतलब ये होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कहाँ बता रहा है, 1 और 3 पे। तो यहाँ से कैसे भी काम कर लो, ये 1 तो 1 पे ये, और 3 पे ये, अपने को क्या बता रहा है, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखिए ये 1,3 ब्यूटाडाइन का तो हो गया। अब इसका काम देखिए 2,3 डाइमेथिल। अब 2,3 डाइमेथिल का क्या होता है सिस्टम, वो देखिए ब्यूटाडाइन है तो 2,3 डाइमेथिल का क्या बता रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए आप 2,3, तो 2 पे और 3 पे, तो ये 1 और 2, तो 2 पे क्या है डाइमेथिल, और 3 पे भी क्या है डाइमेथिल, यानी 2 और 3 पे क्या है मेथिल कंपाउंड हमारे पास जुड़ा हुआ है, CH3। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारी स्ट्रक्चर बनी। अब इसको बैलेंस कर दो आप, तो 2 इसके पास है, इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4 इसके पास है कंप्लीट, 1 2 3 4 इसके पास है, और इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो ये जो हमारे पास बना है इसको हम क्या कहते हैं, 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास, हमारी अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, CO2 की प्रेजेंस के अंदर, CO2 की प्रेजेंस के अंदर आपको इसके अंदर क्या करना है, सोडियम मिलाना है। और जब आप इससे सोडियम बनाएंगे, सोडियम मिलाएंगे, तो इसके बाद जो हमारे पास जो बन के आएगा वो हमारे पास क्या बन के आएगा, देखिए क्या बनेगा हमारे पास, हाँ
इसके साथ ये सोडियम ऐड हो जाएगा और ये जो पूरी प्रोसेस जो है इसके पास हमारे पास क्या बनेगा, ब्यूना। और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ब्यूना। तो ब्यू का मतलब तो ये ब्यूटाडाइन होता है ये वाली प्रोसेस, और Na का मतलब होता है सोडियम, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्यूना। इसको ऐसे बड़ा कैपिटल N लिखा जाता है, तो ये ब्यूना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फिर इसमें स्टायरीन को मिलाएंगे, एक्रिलोनाइट्राइल को मिलाएंगे। ठीक है, आपको इसकी प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपकी कोर्स के अंदर ये नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो हमारे पास जो ऑयल टैंक होते हैं, टायर ट्यूब होते हैं, और जो हमारे पास जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। फिर साथ में हमारे पास जो सूज होती है, उस सूज के जो सोल्स होते हैं वो बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमारे ये पूरा चैप्टर, ये पूरा पॉलीमर और ये जो पूरा चैप्टर है वो हमारा एंड हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, ओके बाय।